हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं TribuneHindi.com। जैसे कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं, चुनावी यात्रा 2023। हमने इस सीरीज़ में अलग अलग विषयों पे आपसे बात की। सोचा क्यों ना आज एक इंटरव्यू आपके सामने पेश कर दिया जाए। और इंटरव्यू की भी शुरुआत हम ला रहे हैं, जो कर रहे हैं वह है आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता से। सुन के आपको ताज्जुब हो रहा होगा। आज जाने से पहले एक और अपील आपसे कर लूँ कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अब हम इंटरव्यू की तरफ जाते हैं और आप आइए बात करेंगे। हमारे साथ हैं गौरव भाई। गौरव, आपका TribuneHindi.com में स्वागत है। नए प्रवक्ता बने, कैसा है जोश? थैंक यू ज़की भाई। मैंने कहा था ना सवाल किए जाएंगे, तो सवाल तो बहुत होने वाले हैं आपसे। बिल्कुल, स्वागत है आपके सवालों का। और सवाल पहला जो होगा वो यही होगा कि आखिर दिल्ली पंजाब के बाद आप बाहर दूसरे किसी राज्य में इतना आपको सक्सेस मिली नहीं, फिर मध्य प्रदेश आ गए आप। क्या मतलब भाजपा से तगड़ी फंडिंग हो रही है क्या? देखिए, दिल्ली पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में लड़ी और बहुत तगड़ा लड़ी। इतने साल से पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी को स्कूलों के मुद्दे पे प्रचार करना पड़ा और बहुत सारा जो पब्लिक इशू है, जो एक तरीके से गुजरात के चुनाव से लगातार गायब रहा है इतने पिछले दशकों से, आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात के चुनाव को इशू पे लेकर के आती है। बस आप ऐसा हम एक नया राजनीतिक दल हैं और हम तो बार बार कहते हैं हम बहुत छोटी पार्टी हैं, हम दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं। भाजपा कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हम कहते हैं हम दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं। कांग्रेस का लेकिन एक इस मामले में आपने अभी जो बात कही, यही सब बातें गुजरात में लड़े, एक सीधा और स्पष्ट आरोप होता है। वो आरोप यही कि नूरा कुश्ती करते हैं आप। मतलब जो लड़ाई होती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, वो दिखावे की लड़ाई है, नूरा कुश्ती है, ताकि देखे कि हम ही हैं और कोई है नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लिए मैं एक आपको बढ़िया बात बताता हूँ। क्या हुआ कि रामायण की कथा है ये कि जब हनुमान जी लंका की तरफ उन्होंने छलांग लगाई तो देवता जो थे वो पाताल में थे, क्योंकि वो तो हार चुके थे रावण से। तो जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की एक राक्षसी को भेजा। वो इसलिए भेजा क्योंकि उनको ये डर था कि हम तो हार गए रावण से, ये हनुमान जी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो जब कोई किसी से पिट जाता है बहुत बुरा, तो वो दूसरे पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता उसको कि ये उसको हरा लेगा। तो मैं पूरा कर लेता हूँ। तो असल में क्या है कि कांग्रेस की स्थिति भी वैसी है। कांग्रेस पिट गई है भाजपा से भयंकर बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। गुजरात में जैसा आपने गुजरात का उदाहरण दिया, इतने साल से तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी थी नहीं, कांग्रेस तो पिटी रही थी। मध्य प्रदेश में और सिवनी में, अब आपका और मेरा मुझे लगता है हम लगभग हम उम्र हैं, हम पैदा नहीं हुए थे तब से कांग्रेस यहाँ पे, उसके बाद से कांग्रेस चुनाव जीती नहीं है। हाँ, हमने तो देखा नहीं है। हाँ, तो कांग्रेस इतना बुरा पिटी है भाजपा से कि अब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि कोई और हरा लेगा। और पर जनता जो है वो वेट कर रही है किसी का, क्योंकि जनता को भी कॉन्फिडेंस हो गया कि इनसे तो हार नहीं रही। तो जब कोई तीसरा आता है और ताकत से आता है, और हमने सिवनी में भी इसका एक बार उदाहरण देखा है, एक बार नहीं 2-3 बार देखा है। सिवनी नगर पालिका में भी हमने देखा है। एक बार इंडिपेंडेंट भी जिता दिया सिवनी ने एक कैंडिडेट को। तो जब कोई तीसरा ताकत से लड़ता है तो जनता तो वेट कर रही है, लेकिन कांग्रेस का पेट दर्द यही है कि वो हारे हुए लोग हैं और इसलिए उनको लग रहा है कि इनको कोई नहीं हरा सकता। वो तो इस इंतजार में बैठे हैं कि पब्लिक एक दिन इतनी त्रस्त हो जाएगी भाजपा से कि वो कांग्रेस को वोट देगी। अभी तो इतने सर्वे आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। ऐसे में BRS की मध्य प्रदेश में एंट्री, गोंडवाना का लड़ना, JS की अलग अलग विंग्स उनका, फिर आप लोग भी आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में लोग ये सवाल कर रहे हैं और ये उठ रहा है सवाल कि क्या ऐसा नहीं कि कुछ परसेंटेज वोट लेके आप जो कम अंतर वाली सीटें वहाँ पे आप लोग बीजेपी को फ़ायदा दे पाएंगे? देखिए, सर्वेज पे मेरा कहना ये है कि एक तो इट इज़ टू अर्ली फॉर अ सर्वे। आप तो मीडिया लाइन के व्यक्ति, आप समझते हैं कि सारा सर्वे और प्रोसेस कैसे होता है। इस वक्त हम परसेप्शन सर्वे कर सकते हैं।
ये जो है ये नंबर सर्वे का टाइम नहीं आया है। नंबर सर्वे का टाइम आएगा जब चुनाव काफ़ी करीब हो जाएगा, कुछ जगह कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद आप नंबर सर्वे पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इस वक्त परसेप्शन सर्वे हो सकता है कि पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक में नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये तो एक नेचुरल बात है। एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार भी थी, उसके पहले भी थी, कोई भी सरकार जो रहती है उसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी रहती है। लेकिन नंबर सर्वे पे इस वक्त कोई बात नहीं कही जा सकती। पहला रिस्पांस मेरा ये है। दूसरा, जैसे आपने अलग अलग ग्रुप्स की बात करी, जैसे बीआरएस, तेलंगाना से बीआरएस, बिल्कुल बिल्कुल बीआरएस आ रही है, या फिर और उसने भी जिस ग्रुप को पकड़ा है वो आदिवासियों में तगड़ा होल्ड रखने वाला ग्रुप है। डॉक्टर आनंद राय वगैरह का एक जयस की एक टीम है पूरी, उस पूरी टीम मतलब कुछ 5 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, मतलब इनकी एंट्री है। तो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 23% आबादी है आदिवासियों की, इसे ना भूला जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन ना जयस अकेला 23% आबादी का रिप्रेजेंटेटिव है, ना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अकेली 23% का रिप्रेजेंटेटिव है, ना कांग्रेस अकेली है, ना बीजेपी अकेली है, ना आम आदमी पार्टी अकेली है। ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन भी हैं। तो ये देखिए, ये लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी और बीआरएस भी सबका स्वागत है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी एक जो आप थर्ड पावर बनने की जो कोशिश कर, आप कह रहे हैं स्वागत है, आप चाह रहे हैं कि हम तीसरी शक्ति के तौर पर मध्य प्रदेश में उभरें, तो कैसे उभरेंगे जब आप ये सारी पार्टियां मौजूद हैं? क्या इनकी मौजूदगी में आपको कुछ स्पेस मिल पाएगा मध्य प्रदेश में? क्यों नहीं मिलेगा? आप इसे ऐसे समझिए, आम आदमी पार्टी इस पूरे कंपटीशन में जो सबसे प्रोमिनेंट नेशनल पार्टी है बीजेपी कांग्रेस के अलावा, वो आम आदमी पार्टी है। एक प्रोमिनेंट नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी ही है। बीआरएस जो है वो उन्होंने अभी अपने आप को एक नेशनल फ्रेम में लाया भी, तो उन्होंने नाम बदला है। इसके पहले तो वो एक टीआरएस थे, एक रीजन, एक स्टेट की लड़ाई लड़ करके वो पार्टी बनी थी। आम आदमी पार्टी की स्पेशलिटी है, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई, पहला चुनाव जब हमने लोकसभा लड़ा था तब भी हमने पूरे देश में चुनाव लड़ा था। नॉर्थ ईस्ट में हमारे कैंडिडेट्स लड़े थे, केरल में हमारे कैंडिडेट्स लड़े थे। इतने मास स्केल, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, इतने मास स्केल में कैंडिडेट्स उतार पाना भी जो है 2014 से, जब हम तो अन्ना आंदोलन का एक आपका एक वो जो बना था, और तो उसकी वजह से तो काफी लोगों ने इंटरेस्ट लेके लड़ लिया था। मैं प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से आप लोग तीसरी पावर बनने की एक कोशिश की तरफ बढ़ रहे हैं, एक इसी तरफ हम आगे बढ़े तो बढ़े की मतलब कोशिश कर रहे हैं आप, तो क्या कोशिशें होंगी, वो क्या मुद्दे होंगे मध्य प्रदेश में? क्या आप पंजाब और दिल्ली के मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में जाएंगे कि कुछ यहाँ पे कुछ नया ला रहे हैं आप लोग? देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी का एक बहुत क्लियर बेसिक रणनीति भी है, और हमारा काम भी, हम राजनीति में आए ही इसलिए हैं, है ना। जो हम बार बार बोलते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, और ये बियॉन्ड रीजनैलिटी, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड रिलीजन, ये बात सब पे फिट बैठती है। भाई, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा की सबको ज़रूरत है। अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की सबको ज़रूरत है। पीने का पानी, बिजली। आज पानी की, हम सिवनी में इस वक्त खड़े हैं, पानी कितनी बड़ी समस्या है। सिवनी में जलावर्धन योजना का कितना बड़ा घोटाला हुआ। आप प्रदेश प्रवक्ता की तरह बात करिए। नहीं, मैं प्रदेश प्रवक्ता की बात, आप जिला प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रदेश प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो जिस जलावर्धन योजना की मैं सिवनी में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खंडवा में जाकर के देखिए, आप होशंगाबाद में जाकर के देखिए, आपको अलग अलग मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में यही स्थिति मिलेगी। मैं सिर्फ एक शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग नगर पालिकाओं, अलग अलग नगर निगमों में जलावर्धन की योजनाओं में बहुत भयंकर भ्रष्टाचार। तो आप लोगों के पास भी नगर निगम है सिंगरौली में, बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर मॉडल पेश करिए आप। बिल्कुल मॉडल पेश करेंगे। आप देखिए, सिंगरौली में अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपको अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है, सिंगरौली जो है उसने इंदौर को सरपास किया है सफाई में। हाँ, तो आप देखिएगा, हम वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको वहाँ के भी रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, अभी मिलने लगे। तो मैं बस वही बात पूरी कर रहा था आपसे कि जो मुद्दे हैं, कुछ तो बेसिक इश्यूज हैं, जो हमारे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारा कोर इशू है। हम अभी भी घर जाकर के, हम डोर टू डोर जाकर के लोगों को यही बता रहे हैं कि ऐसे स्कूल, ऐसे सरकारी स्कूल जहाँ पर गरीबों के बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल के लोगों को बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं। ये काम जो है, ये कोई और सरकार क्यों नहीं कर रही? हम कह रहे हैं कि भाई बढ़िया काम है ना, आप अप्रिशिएट, भाई दूसरी सरकारें जो सारे लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप कर लो ना। आपके पास भी तो इतनी सारी सरकारें, कांग्रेस के पास क्या स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है? वो मॉडल स्कूल नहीं प्रेजेंट कर सकते, करें ना। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पे आत्मानंद विद्यालय करके उनका एक बड़ा एक मॉडल आया है। तो क्या मध्य प्रदेश, क्योंकि देखिए दिल्ली के मॉडल को तो आप बड़े प्रदेश में अप्लाई वो नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा हम
मैं छत्तीसगढ़ के आत्मानंद पे कमेंट कर देता हूँ आपसे। देखिए, दो तरीके के से शिक्षा में काम होता है। एक होता है, आप कहते हो कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। आपको एमपी में याद होगा, पहले एक्सीलेंस स्कूल सीएम राइज चल रहा है ना, शिवराज सिंह चौहान। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि पहले हमारे ज़माने में हम स्कूल में पढ़ते थे, तब एक्सीलेंस स्कूल बने थे। क्या किया उन्होंने, कहा कि जिले में 10 एक्सीलेंस स्कूल बना देते हैं, सब जगह के अच्छे अच्छे टीचर्स उठाते हैं और एक्सीलेंस में डाल देते हैं, वहाँ पे थोड़ा पैसा लगा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देंगे, तो 10 स्कूल अच्छे बन जाएंगे। और बाकी स्कूलों का क्या होगा? फिर अब वो पुराना हो गया कैसेट, तो उसी को पलटे और अब कह रहे हैं सीएम राइज बना देते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें भी वही कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ से सब जगह से अच्छे अच्छे टीचर्स को उठाओ, जो टीचर्स अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दो। फिर बाकी स्कूलों का क्या होगा? तो ये तो रणनीति असल में है कि कुछ सीएम राइज स्कूल जो जैसे आप लोग बिल्डिंग दिखाते हैं दिल्ली की, ये वो तो गांव और छोटे शहरों के हिसाब से क्वालिटी तो दिखती है। मैं आपको वही क्वालिटी आपको बता रहा हूँ कि गांव ना, हम तो ये खड़े गोपालगंज में, चलते हैं कैमरा लेकर के देख लेते हैं यहाँ से जो नियरेस्ट स्कूल है, चार नियरेस्ट स्कूल यहाँ देख लेते हैं, और दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में भी नियरेस्ट स्कूल देख लेते हैं। तो दिल्ली में अंतर, मैं आपको वही डिफरेंस बता रहा हूँ। आप दिल्ली एक सिटी मतलब एक ऐसी स्टेट है कि वो उसका जो एरिया है अर्बन एरिया है, और मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत बड़ी स्टेट हो। रहने दीजिए ना बड़ी स्टेट, तो क्या सरकार बड़ी स्टेट में एजुकेशन का काम करना छोड़ दे? तो या तो सरकार हाथ खड़े कर देना कि भैया बड़ी स्टेट है, हमसे बच्चों को शिक्षा देते नहीं बनेगा। मतलब आपके हिसाब से सीएम राइज में जो काम हुआ है वो अप्रिशिएटेबल नहीं है। और मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूं क्यों नहीं है। उसका रीजन ये है कि देखिए, शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा का काम समाज में, सरकारी स्कूल, सरकारी शिक्षा का काम है समाज में बराबरी लेकर के आना। समाज में बराबरी लेकर के आना। जब एक गरीब का बच्चा और सारे गरीबों के बच्चे, सारे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के जो बच्चे हैं वो अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तो समाज में एक बराबरी आती है, इक्विटी आती है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमने लिखा है। लेकिन जब सरकार खुद बोलेगी कि हम 4 मॉडल स्कूल बनाएंगे, बाकी के स्कूल हम अच्छे नहीं बनाएंगे, तो इससे ये होता है कि भाई आप, सरकार के पास तो रिसोर्सेज फिक्स हैं। मेरा अब एक दूसरा क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं, क्या सीएम राइज बनाने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा बजट अलॉट किए क्या, या फिर उसी एग्जिस्टिंग एजुकेशन बजट से सीएम राइज बन रहा है? मैं आपको बताता हूं, एग्जिस्टिंग एजुकेशन बजट से सीएम राइज बन रहा है। और क्योंकि एग्जिस्टिंग, जवाब तो सरकार देगी। मैं बोल रहा हूं ना आपको, आप बजट उठा करके देखिए एमपी का। एमपी में एजुकेशन का बजट बढ़ा ही नहीं है। जब एमपी में एजुकेशन का जितना परसेंटेज वाइज कह रहा हूं मैं, ये मनी वाइज नहीं कह रहा हूं, तो इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी तो पैसा तो बढ़ेगा ही, लेकिन परसेंटेज वाइज जितना पैसा एमपी गवर्नमेंट खर्चा करती आई है सरकार, तो आपने पैसा तो नहीं बढ़ाया, पर आपने कहा कि हम 5 नए मॉडल स्कूल बनाते हैं। तो 5 नए मॉडल स्कूल बनाने का पैसा, खर्चा कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब आप मेन जो सरकारी स्कूल हैं उनसे टीचर कम कर रहे हो। इसलिए जो ज़्यादातर सरकारी स्कूल हैं वो गेस्ट टीचर के भरोसे चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे लगभग लाख स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। मैं आपको अब यहाँ पे रोकूंगा। आपने स्कूल में इक्वलिटी की बात की थी कि समाज के हर वर्ग का बच्चा जाए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि दिल्ली और पंजाब के ऐसे कितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिनके बच्चे वहाँ के सरकारी स्कूलों में आपके पढ़ रहे हैं? ये आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे पास अभी तो इसकी जानकारी नहीं है कि कितने हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक बात श्योर कर सकता हूँ कि आप दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में, मैं गया हूँ सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूल मैंने देखे हैं, और है ना। तो जब हम कह रहे हैं कि कितने नेता के बच्चे पढ़ रहे थे, तो मुझे पता नहीं, मैं पूरा कर लूँ। हाँ, मैं बिल्कुल इक्वालिटी पे ही आपको आंसर कर रहा हूँ। आप किसी भी सरकारी स्कूल में दिल्ली के जाकर के किसी भी क्लासरूम में जनरली यदि आप पूछोगे, और इसका मैं काउंटर आंसर भी करूँगा कि किस किस बच्चे के पेरेंट क्या करते हैं, कौन कौन किस कास्ट बैकग्राउंड से आता है, कौन कौन किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक लोअर मिडिल क्लास से एक मिडिल क्लास तक का, हाँ, मतलब हर अलग अलग वर्ग के बच्चे हो सकता है। जो बहुत अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेज रहे होंगे। एक मिनट में पूरा कर लेता हूँ। तो वो तो उसको नहीं, वो तो होता ही आया अभी तक, है ना, उसको हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो एक लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास तक के बच्चे, अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड के, अलग अलग रिलीजन बैकग्राउंड के, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, वो सब एक क्लासरूम में आपको पढ़ते मिल जाएंगे। कहाँ? दिल्ली में। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम यहाँ खड़े मध्य प्रदेश में, यहाँ से चलते हैं किसी भी सरकारी स्कूल में, और यहाँ के दाखिल खारिज जो रजिस्टर होता है, दाखिल रजिस्टर, वो निकाल करके आप देखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आगे कुरई ब्लॉक लगता है, कुरई ब्लॉक के स्कूल में आप सिर्फ दाखिल सूची देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि किस वर्ग का बच्चा, किस जाति का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और कौन बच्चे हैं जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, कौन सा वर्ग है जो नहीं पढ़ रहा है। क्लियर इनइक्वालिटी, गैर बराबरी आपको रजिस्टर में देखने के लिए मिल जाएगी। या बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं? मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ, और एकदम
ताली ठोक के लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट इसको अगर डिनाई करके दिखा दे, क्योंकि मैं प्रूफ से बोल रहा हूँ। मैं सरकारी स्कूलों में पिछले 15 साल से चक्कर काट रहा हूँ सर। अभी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बना हूँ, लेकिन 15 सालों से सरकारी स्कूल घूम रहा हूँ, और मैं तो कम से कम 10-15 स्कूलों के रजिस्टर तो मेरे को दिख रहे हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने इतने सरकारी स्कूलों के साथ। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। आप लोग तो राजनीति बदलने की बात करते थे, वही भ्रष्टाचार के आरोप में आपके मंत्री अंदर हैं, वही कांग्रेस और भाजपा की तरह जोड़ तोड़ की राजनीति, हर दल को आप लोग साथ में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी तो उसी दलदल में घुस चुके हैं। देखिए, पहली बात, हमारी कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है। आम आदमी पार्टी जहां भी पावर में है वहां पे पूर्ण बहुमत से पावर में है। हम पंजाब में हैं, हम पूर्ण बहुमत से हैं। हम एकता की अभी कोशिश कर रहे हैं, आप सिर्फ एक ऑर्डिनेंस में अपने सपोर्ट के लिए। हाँ, तो ऑर्डिनेंस में तो सपोर्ट के लिए जाना चाहिए ना। हमारे पार्लियामेंटेरियन, यदि पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर से बात करना अगर जोड़ तोड़ की राजनीति है, तो फिर यहाँ से एमएलए खरीद के सरकार बनाना क्या है? जोड़ तोड़ की राजनीति भाई, आप दो अलग अलग पार्टी हैं, 4 पार्टी हैं, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी, सारी सरकारें अपनी बात कह रही हैं। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है, उसके खिलाफ हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। 8 साल कोर्ट कचहरी के चप्पल घसने के बाद हम वहाँ से ऑर्डर करा करके लेके आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहती है कि नहीं, दिल्ली सरकार को डेमोक्रेटिक राइट्स हैं अपना काम करने के, उसको फिर केंद्र सरकार जो है वो एक ऑर्डिनेंस ला करके बदल देती है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ एक सरकार की नहीं है, ये तो सारी राज्य सरकारों की है ना, इस केंद्र सरकार के खिलाफ। तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये इट इज अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री, इट इज अबाउट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश के संविधान का प्रश्न है, और इस देश के संविधान का जब प्रश्न आएगा तो इस देश में जितनी राजनीतिक दल हैं वो सब फाइनली काम तो इस संवैधानिक स्ट्रक्चर के अंदर ही कर रहे हैं ना, इसके बाहर तो नहीं कर रहे। तो हम उनसे बात करें, हम कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं कर रहे, हमने कहीं सरकार गिराने की कोशिश नहीं करी, हमारा एक एमएलए नहीं बिकता। इसका तो हम बहुत ताल ठोक के बोलते हैं हम ये बात कि इतने साल से हमारी सरकारें, हम दिल्ली में हैं तो पूर्ण बहुमत से हैं, हम पंजाब में तो पूर्ण बहुमत से हैं, गुजरात में हमारे जितने एमएलए वो चुपचाप, अब जितने भी जीते हमने मेहनत की, हम जीते। जो नहीं जीते वो ज़मीन पे काम कर रहे हैं लोगों के लिए, जो जीते वो अपना काम करे। तो एक चीज़, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। दूसरा, राजनीति बदलने का जो प्रश्न है आपका कि राजनीति कैसे बदलती है, राजनीति बदलती है राजनीतिक मुद्दों के बदलने से। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले आम आदमी पार्टी के पहले क्या सरकारी स्कूल मुद्दा था? नहीं था। क्या इसके पहले कांग्रेस जो इतने सारे राज्यों में सरकार में थी, अभी कर्नाटक में वो चुनाव जीते, उनके मैनिफेस्टो में है कि वो महिलाओं को फ्री बस राइड देंगे। उन्होंने क्या फ्री में महिलाओं को बस राइड दी? इसके पहले कहीं नहीं दी। तो हमने, गुजरात में चुनाव हुआ, मोदी जी जाकर के स्कूल में फोटो खिंचा रहे हैं, क्या इसके पहले उन्होंने खिंचाई? नहीं खिंचाई। तो नहीं खिंचाना चाहिए था, गलत था। हम कह रहे हैं कि सही था, हमारे कारण सही कर रहे हैं, हमने लोगों को सही करने पे मजबूर कर दिया है। हम इलेक्शन को इश्यूज पे लेकर के आ रहे हैं, हम राजनीति को मुद्दों पे लेकर के आ रहे हैं, और इसलिए हम राजनीति बदल रहे हैं, यही हमारा क्लेम है। मेरा आपसे आखिरी और अंतिम सवाल, बंधु, आपकी विचारधारा क्या है? हाँ, तो जैसे जब आप कहते हैं विचारधारा, तो हमारे मन में आता है दक्षिण पंथ, ये पंथ, वाम पंथ, फला पंथ। ये सब जो है, ये 300-400 साल पहले कुछ थिंकर्स हुआ करते थे, उन लोगों ने कुछ विचार बनाए थे, उसको एक विचारधारा कह दिया गया। भारत आज़ाद हो गया 1947 में, 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हो गया है। हमारे देश के संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बाहर सामने संविधान की एक प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम मानते हैं कि उससे बड़ी इस देश में कोई विचारधारा नहीं है। हमारे देश का प्रीएम्बल, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारी विचारधारा है। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि, और जो पार्टी का काम क्या है, पार्टी का काम है उस विचारधारा को ज़मीन पे लागू करना। वो कब लागू होगा? जब देशभक्त लोग, ईमानदार लोग। कौन से देशभक्तों की बात कर रहे हैं? मैं देशभक्त, मतलब देखिए आजकल देशभक्त, देखिए आजकल जो देशभक्त वाला मसला है ना, वो एक विचारधारा से संबंधित है। जो इस देश में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले हैं वो कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। वहीं दूसरी तरफ एक विचारधारा है जो खुद को मध्यमार्गी कहती, वो कहती है असल देशभक्त हम हैं, तुम नहीं हो, क्योंकि हम इस जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं और भी मतलब जनता की बात करते हैं ऐसे। तो आप किस देशभक्त, मतलब आपकी नजर में देशभक्त है क्या? वो जिसे दक्षिणपंथ कहते हैं, या वो जो मध्यमार्गी विचारधारा के लोग कहते हैं ये नहीं, देश की जनता का हक ही देशभक्त? किसे आप देशभक्त मान रहे हैं? जो गरीब बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल दे वो देशभक्त है। जो आपने नई डेफिनेशन दे दी। बिल्कुल, मैं आपको पूरी डेफिनेशन कर दे रहा हूँ ना, मैं आपको बिल्कुल पूरी डेफिनेशन कर दे रहा हूँ। देश क्या है? भारत। भारत हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश का सपना है, हमें वो सपना पूरा करना है। वो सपना क्या बोलता है? वो सपना बोलता है कि हमें इस देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बराबरी पैदा करनी है। वो कैसे होगी? वो तब होगी जब एक
गरीब आदमी को, अमीर आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं आप मिलेंगी। समाजवाद की विचारधारा जो की बात कर रहे हैं आप कोई भी बात बोल दो ना, आप हमको समाजवाद बोल दो, आपको मगर- हमको जो आपके पास नहीं, मगर आप ये सारी बात नहीं देखिए, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, कभी आप दक्षिणपंथ की तरफ नजर आते हैं, कभी आप समाजवाद की तरफ आते हैं, कभी आप बिल्कुल दक्षिणपंथ वाले मुद्दों में खामोश हो जाते हैं। तो मतलब विचारधारा का कंफ्यूजन बना हुआ है कि आपकी विचारधारा है क्या? हम बार बार कह रहे हैं ना, हमारी विचारधारा बिल्कुल साफ है। देश का संविधान हमारी विचारधारा है। हम कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त लोग हैं। हमारा बहुत सीधा सीधा रास्ता है। हम ये कह रहे हैं कि जो इस देश में सरकारी स्कूल बनाए वो देशभक्त है, कहते हैं जो इस देश में सरकारी अस्पताल बनाए वो देशभक्त। हम कहाँ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जाइए दिल्ली देख लीजिए। कह नहीं रहे हैं, करके आए हैं। पहली पार्टी है जो करके वोट दिल्ली में तो आपके मंत्री जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। स्कूल बनाने के कारण जेल में है। हम आपसे वही कह रहे हैं कि आरोप पढ़िए आप, स्कूल बहुत बड़ा बनाने के- घोटाला हुआ है, स्कूल शराब बनाने के घोटाला, कारण जेल में है। उस पे जांच चल रही है। आज मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति यदि किसी आज से मैं कह रहा हूँ, यदि नेहरू जी के ज़माने में, अटल बिहारी जी के ज़माने में ऐसे जब देश की राजनीति में एक स्वीकार्यता थी विपक्ष की, उस ज़माने में होते तो वहाँ तो उस वक्त के नेता उनको कहते कि आइए आप तो केंद्र में आ जाइए और पूरे देश के स्कूल सुधारिए, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को चलिए, सुधारिए। देखते हैं मध्य प्रदेश में आप क्या करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता गौरव जायसवाल। काफ़ी तीखी बातें हुई, सवाल हुए, हमारा काम है सवाल पूछना, इन्होंने उसके जवाब दिए। फिर मिलेंगे, अभी काफ़ी लंबा समय 2023 के चुनाव में। तो दोस्तों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया में आप बेझिझक जो लिखना चाहें आप शब्दों को छोड़ के लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।